हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। इस डेरिवेशन में बच्चों को बहुत डाउट आता है, तो मैंने सोचा आपके इस डाउट को परमानेंटली रिजॉल्व कर दिया जाए। तो ये देखिए हम लोगों ने क्या कंसीडर किया है, ये हमारा एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। लेट अस सपोज ये सरफेस ग्लास का बना हुआ है, तो इसका अपना जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो कंपैरेटिवली ज़्यादा होगा, तो ये हमारे लिए एक डेंसर मीडियम की तरह बिहेव करेगा। अगर यहाँ पर जो दूसरा मीडियम है हमारा वो एयर है, जो कि ग्लास के कंपैरिजन में रेयरर है। देखो कौन सा मीडियम रेयरर है, कौन सा डेंसर है, इट इज मैटर ऑफ कंपैरिजन कि हम किसका किससे कंपेयर कर रहे हैं। फिलहाल अगर इसके बीचों बीच से ये एक लाइन ड्रॉ किया जाए तो यही लाइन आपकी प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम लोग प्यारे बच्चों पोल बोलते हैं। और अगर हम लोग यहाँ पर इस जगह पर कोई एक ऑब्जेक्ट हम लोग रख लें, तो ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट से लाइट रे जाने वाली है, और वो लाइट रे गाइज किधर से किधर जा रही होगी, इट विल बी मूविंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम। तो ये हमारी लाइट रे है, जो कि ये देखिए इस तरीके से रेयरर से डेंसर मीडियम की तरफ गई है। तो ये इंसिडेंट लाइट रे हो गई। आइए देखते हैं, ये इंसिडेंट लाइट रे है। और अगर हम लोग को यहाँ पर नॉर्मल शो करना है तो चेक करिए आप नॉर्मल कैसा होता है। तो मैं नॉर्मल को ड्रॉ कर रहा हूँ। नॉर्मल हमेशा इस सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। ये देखो, अगर ये स्फेरिकल सरफेस है तो हमारा जो नॉर्मल होगा दैट विल बी समथिंग लाइक दिस। किसी भी स्फेरिकल सरफेस के लिए परपेंडिकुलर लाइन अगर आप ड्रॉ करोगे तो वो परपेंडिकुलर लाइन हमेशा उसके किस पॉइंट से पास होगा, दैट विल ऑलवेज पास थ्रू सेंटर। तो ये रहा हमारा सेंटर, किसका, इस स्फेरिकल सरफेस का ये सेंटर है। ये जो लाइन है, इसी लाइन को हम लोग नॉर्मल कहते हैं। और नॉर्मल का इंसिडेंट रे के साथ एंगल जो है, या इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ जो एंगल है प्यारे बच्चों, वही हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है। आइए आगे रे डायग्राम को समझते हैं क्या होगा। यहां पर होना ये है कि ये जो रे डायग्राम है हमारा, ये जो लाइट रे है, ये लाइट रे को जाना था स्ट्रेट, ऐसा सच देखो इस तरीके से स्ट्रेट जाना था। बट होगा ये कि ये इस डायरेक्शन में ना जा करके ये बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। क्लियर? तो ये क्या होगा कि इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। आइए देखते हैं, नॉर्मल की तरफ मैं आपको बना करके दिखा रहा हूं कि जब ये बेंड होगा तो क्या होगा। तो देखो जाना था इस तरीके से, जो मैंने डॉटेड शो किया है, बट ये लाइट रे जाएगी इस तरीके से। ठीक, तो ये डायरेक्शन हो गया जाने वाली लाइट रे का। अब आप ध्यान से देखो, ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे हो गई। तो नॉर्मल का रिफ्रैक्टेड रे के साथ ये वाला जो एंगल होता है, इसी को तो हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। अब अगर आपको इमेज फॉर्म करनी है तो देखो इस तरफ तो इमेज बनने वाली नहीं है, क्योंकि इस तरफ लाइट रेज का जो नेचर है वो डाइवर्जिंग नेचर है। तो आप क्या करेंगे, आप उसी को पीछे की तरफ प्रोड्यूस करेंगे। तो ये देखिए मैंने उसी को पीछे की तरफ प्रोड्यूस किया, और मैं प्रोड्यूस करके बनाने की कोशिश कर रहा हूं। ये देखिए उसी लाइट रे को मैंने इधर पीछे की तरफ बढ़ाया, तो ये रहा हमारा इमेज फॉर्म हो गया है। तो ये कंप्लीट हमारा रे डायग्राम है। आई होप रे डायग्राम अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आइए अब इसी में मैं लिखने वाला काम करता हूं, कौन कौन सी चीजें हमको यहां पर पता है। ठीक, लेट अस सपोज ये एंगल हमारा अल्फा है, दैट इज एंगल फॉर द ऑब्जेक्ट। इमेज के लिए प्यारे बच्चों बुक्स में एंगल हम लोग बीटा मानते हैं, बुक्स में बीटा लिखा हुआ है। और सेंटर के लिए यानी रेडियस के लिए यही एंगल को हम लोग गामा मानते हैं। और अगर मुझे यहां से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लूं, तो ये डॉटेड आप लोग ड्रॉ करिएगा। लेट अस सपोज ये पॉइंट एम है। एम का मतलब होता है दिस इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इसी पर लाइट रेज आ रही हैं, और यहां से हम लोगों ने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है, दैट इज पॉइंट एन। तो mn जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर है। अब बात यह है कि सर ठीक है, डायग्राम तो बहुत बढ़िया मस्त समझ में आया, अब डेरिवेशन की बात करते हैं। डेरिवेशन में क्या है, तो प्यारे बच्चों यहां पर हम सबको पता होता है कि रिफ्रैक्शन हो रहा है। अगर रिफ्रैक्शन हो रहा है तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ कहता है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दैट इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम। सेकंड मीडियम कौन है, ग्लास, डिवाइडेड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मीडियम। तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं NA sin I is equal to NG sin R. This is our equation number 1, जो हो सकता है हमारे किसी काम में आगे आ जाए। इसके अलावा हम लोग के पास यहाँ पर क्या चीजें हैं, आइए उसको देखते हैं। यहाँ पर प्यारे बच्चों ज्यादा से ज्यादा हम एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लगा सकते हैं, और एक्सटीरियर एंगल थ्योरम ये कहता है कि जो एक्सटीरियर एंगल गामा है दैट विल बी इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर टू एंगल्स। तो गामा जो है वो अल्फा प्लस आई के बराबर होगा। अगर हम लोग ट्रायंगल O
OCM की बात करें तो सभी लोग ध्यान से देखो, ट्रायंगल OCM में गामा बाहर का एंगल है और गामा जो है वो अल्फा प्लस आई के बराबर होगा, ये आप सब जानते होंगे। हम लोग का यहां पर सारा इंटरेस्ट होता है एंगल आई पर और एंगल आर पर। तो आई को प्यारे बच्चों हम लोग यहां पे क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट गामा माइनस अल्फा। जब जरूरत पड़ेगा तो हम आई का यहां पर यूज कर लेंगे। सिमिलरली अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ट्रायंगल, ध्यान से समझिएगा, ट्रायंगल ICM में अगेन हम लोग इसी तरीके से लगा सकते हैं, दिस गामा इज इक्वल टू बीटा प्लस एंगल दिस, ये वाला एंगल। अब ये एंगल कितना है जरा सोचो, अगर ये वाला एंगल आर है तो ये वर्टिकली अपोजिट है, ये भी एंगल आर हो जाएगा प्यारे बच्चों। सो दैट गामा इज इक्वल टू बीटा प्लस आर। तो यहां से आप सब लोग समझ ही गए होंगे मैं क्या करने वाला हूं, वी विल राइट एंगल आर इज इक्वल टू गामा माइनस बीटा। तो हमने एंगल आई को निकाल लिया, एंगल आर को निकाल लिया, क्योंकि हम लोग रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियस है इन्हीं दो एंगल्स के लिए हम सभी लोग इंटरेस्टेड रहे होंगे। अब आइए इसी को मैं आगे बढ़ाता हूं, देखते हैं इससे क्या मिलता है। अगर हम सब यहां पर ध्यान से देखें, क्योंकि ये लाइट रेज हम लोग की आईज में जाएंगी तभी ये इमेज फॉर्म होगा, तभी हमको ऑब्जेक्ट दिखाई पड़ेगा। इसका मतलब एंगल आई, एंगल आर, अल्फा, बीटा और गामा, ये सारे के सारे एंगल्स जो है वो बहुत छोटे हैं। और आप सब ने पढ़ रखा होगा, अगर एंगल छोटा है तो साइन आई बराबर आई, अगर एंगल छोटा है तो साइन थीटा बराबर थीटा, और थीटा को हम टैन थीटा भी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर ये एंगल्स बहुत छोटे हैं तो फ्रॉम इक्वेशन 1, गाइस ध्यान से समझिएगा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, पहली वाली इक्वेशन में से वी कैन राइट हियर एन ए इंटू आई इज इक्वल टू एन जी इंटू आर। सिंपल लिख सकते हैं, साइन आई की जगह आई और साइन आर की जगह आर। और यहां से आप एक चीज और ध्यान से देख रहे होंगे, एन ए इंटू आई, आई की वैल्यू को मैं क्या रखने वाला हूं, गामा माइनस अल्फा। हम लोगों ने ये देखिए बढ़िया बॉक्स में निकाल के रखा है, एन जी टाइम्स आर, और आर की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, गामा माइनस बीटा। तो हमारे पास देखो ये फॉर्म आ गया उस इक्वेशन का, ठीक। अब वही बात आई, क्योंकि एंगल्स बहुत छोटे हैं तो अल्फा की जगह टैन अल्फा, बीटा की जगह टैन बीटा, गामा की जगह टैन गामा हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे ही आप रिप्लेस करेंगे चेक करिए क्या आएगा। मैं यहां पर लिख रहा हूं, थोड़ा सा डायग्राम को छोटा कर रहा हूं क्योंकि इतने की मुझे यहां रिक्वायरमेंट नहीं है। तो वी कैन राइट हियर एन ए टाइम्स, गामा की जगह प्यारे बच्चों क्या लिख रहा हूं, टैन गामा। सो एन ए टाइम्स टैन गामा माइनस अल्फा की जगह लिख रहा हूं टैन अल्फा इज इक्वल टू एन जी टाइम्स, वी आर राइटिंग हियर गामा, गामा की जगह क्या हो जाएगा, टैन गामा, माइनस बीटा की जगह हो जाएगा टैन बीटा। तो इस तरीके से मैंने रिप्लेस किया। अब ध्यान से देखो, अगर मैं टैन अल्फा की बात करूं तो टैन अल्फा क्या है, परपेंडिकुलर एम एन अपॉन बेस ओ एन। सो वी कैन राइट हियर एन ए टाइम्स एम एन अपॉन ओ एन माइनस टैन अल्फा, ये तो टैन अल्फा ही था, पहले हमको टैन गामा लिखना था, तो आइए पहले मैं टैन गामा लिखता हूं। तो टैन गामा अगर मैं लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, एम एन अपॉन सी एन। तो ये क्या बन जाएगा भाई, एम एन अपॉन सी एन माइनस टैन अल्फा की वैल्यू अगर हम लोग लिखेंगे तो दैट विल बी एम एन अपॉन ओ एन, जो मैंने पहले लिख दिया था, दैट इज इक्वल टू एन जी टाइम्स टैन गामा, टैन गामा इज अगेन एम एन अपॉन सी एन माइनस वी कैन राइट हियर टैन बीटा, और टैन बीटा कितना हो जाएगा, एम एन अपॉन आई एन। सिंपल, टैन बीटा का फार्मूला आप देख रहे हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वही वाला सिंपल फार्मूला चल रहा है। पूरी इक्वेशन से एम एन को कॉमन लेकर आप कैंसिल कर देते हैं और बची हुई चीजों को आप साइन कन्वेंशन के साथ लिखिए। ये जो सी एन है, सी एन बेटा क्या है ये आप चेक करो, ये रेडियस है कहीं ना कहीं, है ना। तो ये तो क्या है, स्फेरिकल सरफेस का रेडियस है, जो कि निगेटिव होगा क्योंकि लेफ्ट साइड में है ना। इंसिडेंट लाइट रे इस डायरेक्शन में होती है तो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग इसी को पॉजिटिव मानते हैं, इसके अपोजिट वाली डायरेक्शन को हमेशा निगेटिव मानेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, 1 अपॉन माइनस आर माइनस 1 अपॉन ओ एन। ओ एन जो है प्यारे बच्चों, ओ एन को हम लोग क्या लिखेंगे, दैट विल बी माइनस यू। सो वी कैन राइट हियर माइनस यू, दैट इज इक्वल टू एन जी टाइम्स टैन गामा, टैन गामा इज अगेन एम एन तो कैंसिल हो गया, सी एन की जगह हम लोग लिखेंगे माइनस आर, और ये क्या बनने वाला है हमारा, माइनस एम एन 1 अपॉन आई एन, यानी कि माइनस का v। तो देखिए सभी लोग ध्यान से देखिए, ये आ रही हैं यहां पर चीजें, अगर हम लोग इस एन को नीचे ले जाएं तो ये बन जाएगा आपका 1 बाई यू माइनस 1 बाई आर इज इक्वल टू, इनफैक्ट हम लोग इसको
सिंपली अगर यहाँ पे ऐसे मल्टीप्लाई करके लिख दें तो हम लोग लिख सकते हैं NA/U माइनस NA/R इज इक्वल टू NG/V माइनस NG/R। इस तरीके से लिखा जा सकता है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग इस टर्म को ले जाएंगे राइट में और इस टर्म को ले आएंगे लेफ्ट में। तो ये क्या बन जाएगा, NG माइनस NA डिवाइडेड बाई R दैट इज इक्वल टू NG/V माइनस NA/U। यहां पर ध्यान से देखो, Ng क्या है, दैट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम यानी कि ग्लास, और Na क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मीडियम यानी कि एयर। दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपने को पता है। अगर मैं पूरी इक्वेशन को Na से डिवाइड करूं, किससे डिवाइड करूं, Na से अगर मैं पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दूं तो यही तुम्हारा टर्म बन जाएगा Ng/Na माइनस 1 डिवाइडेड बाई R इज इक्वल टू Ng/Na डिवाइडेड बाई V माइनस 1/U। ऐसा क्यों मैंने किया, क्योंकि ये टर्म बन गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। सो वी कैन सिंपली राइट हियर N-1/R इज इक्वल टू N/V माइनस 1/U। ऐसा आप लोगों को बुक्स में लिखा हुआ डेरिवेशन मिलता होगा। लेकिन इस N का मतलब क्या है, वो मतलब बहुत ध्यान से समझना। दैट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, या आप कह सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द रेयर मीडियम। सो गाइज, आज इस लेक्चर में हम लोग इतना ही रखते हैं। ये पूरा डेरिवेशन हमारा कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।